हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है रिकवरी एंड रिफंड ऑफ टैक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिकवरी ऑफ टैक्स क्या होता है, नाम से मालूम पड़ रहा है रिकवरी ऑफ टैक्स। टैक्स की रिकवरी की जाएगी। अब टैक्स के साथ इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी, कोई फाइन, कोई अदर सम ऑफ मनी अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मीन्स इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो एओ जो है असेसिंग ऑफिसर, वो एसएससी यानी टैक्स पेयर को एक नोटिस इश्यू करता है अंडर सेक्शन 156, जिस नोटिस में डिमांड की जाती है एओ द्वारा, यानी असेसिंग ऑफिसर जो है वो एसएससी से डिमांड करता है कोई टैक्स, कोई इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी, कोई फाइन, यानी कोई नहीं अदर सम ऑफ मनी अंडर दिस एक्ट। तो किसी की भी डिमांड की जा सकती है अंडर सेक्शन 156। उसमें जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 30 डेज। 30 दिन का टाइम दिया जाता है एसएससी को एओ द्वारा कि 30 दिन के अंदर आप टैक्स की या कोई इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी, जो फाइन जो कि उस नोटिस में लिखा हुआ है उसकी पेमेंट करनी है आपको 30 दिन के अंदर। जनरली 30 दिन का टाइम होता है सामान्यतः। लेकिन अगर एओ चाहे तो वो डायरेक्ट कर सकता है, वो दिशा निर्देश दे सकता है ऑर्डर के अंदर कि आप 30 दिन से पहले भी पेमेंट कर दो। तो 30 दिन से पहले भी पेमेंट करनी पड़ सकती है एसएससी को, अगर एओ डायरेक्ट करता है, ऑर्डर में मेंशन कर देता है, जो नोटिस दिया उसमें मेंशन कर देता है। तो मैंने आपको बताया कि जो रिकवरी होती है टैक्स की, अब टैक्स के साथ इंटरेस्ट भी हो सकता है, कोई पेनल्टी, कोई फाइन। एओ सेक्शन 156 के तहत एसएससी यानी टैक्स पेयर को एक नोटिस देगा अंडर सेक्शन 156। उस नोटिस के अंदर मेंशन होता है टैक्स के बारे में या फिर इंटरेस्ट के बारे में, पेनल्टी या फाइन के बारे में। उस टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन को की पेमेंट करनी होती है एसएससी को विद इन 30 डेज जनरली। लेकिन अगर एओ चाहे तो, असेसिंग ऑफिसर चाहे तो 30 दिन से पहले भी वो अमाउंट के लिए उसको बोल सकता है कि इसकी पेमेंट करो। अब देखो, एसएससी अगर इससे सेटिस्फाई नहीं होता है, इस नोटिस से अगर एसएससी सेटिस्फाई नहीं है, तो अगर इस नोटिस से वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो कहीं भी अपील करे, वो कहीं भी अपील करता है, तो जब तक कि उस अपील का कोई डिसीजन ना आ जाए, यानी वो अपील कोई डिस्पोज ना हो जाए लास्ट अपीलेट अथॉरिटी द्वारा, तब तक ये नोटिस जो है वैलिड माना जाएगा। दूसरी बात, इंटरेस्ट, यहाँ पे जो एओ जो डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट की, उस इंटरेस्ट में टीडीएस इंटरेस्ट और टीसीएस इंटरेस्ट शामिल नहीं होता, क्योंकि इसके लिए अलग सेक्शन होता है, ये अलग सेक्शन में डिमांड किए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि एओ जो है वो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन की रिकवरी करता है अंडर सेक्शन 156। एक नोटिस देगा जिसको हम बोलते हैं नोटिस ऑफ डिमांड। उसमें डिमांड की जाती है स्पेशली टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन की। टाइम पीरियड जनरली 30 दिन होता है, लेकिन एओ चाहे तो 30 दिन से पहले भी अमाउंट पे करने के लिए बोल सकता है। अगर एसएससी सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो अपील कर सकता है, लेकिन ये नोटिस जब तक वैलिड माना जाएगा जब तक कि जहाँ पे उसने अपील की हुई है, जैसे सीआईटी अपील के पास, जब तक वहां से कोई डिसीजन ना आ जाए तब तक ये नोटिस जो है वैलिड माना जाएगा। सेक्शन 220 सबसेक्शन 1 के तहत। अब देखो, एओ एसएससी को नोटिस देगा अंडर सेक्शन 156। उसमें डिमांड करता है वो अमाउंट ऑफ टैक्स की, पेनल्टी की, इंटरेस्ट की, यानी अदर सम ऑफ मनी, फाइन, कुछ भी हो सकता है। तो अगर देखो एसएससी चाहे तो एप्लीकेशन दे सकता है और इस टाइम को बढ़वा सकता है। जो 30 दिन का जनरल टाइम होता है, अगर एसएससी चाहे तो वो एप्लीकेशन देकर एओ को अंडर सेक्शन 222 के तहत वो टाइम को एक्सटेंड करवा सकता है। वो अगर चाहे तो एप्लीकेशन देके एओ को टाइम को एक्सटेंड करवा सकता है। दूसरी बात, अगर एसएससी विद इन द टाइम लिमिट अगर पेमेंट नहीं करता है टैक्स की, इंटरेस्ट की, पेनल्टी की, फाइन की, तो उस पर लग जाएगा इंटरेस्ट। ही विल बी लाइबल टू पे इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ। एक महीने का 1% के हिसाब से। स्टार्ट कब से होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ नोटिस टाइम। नोटिस टाइम खत्म होते ही अगले दिन से ही इंटरेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट यू मीन बाय रिकवरी ऑफ टैक्स, तो आप लिख सकते हो रिकवरी ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्स टैक्स रिकवर्ड बाय एओ, टैक्स रिकवर्ड बाय एओ
फ्रॉम एसएससी अंडर सेक्शन 156 थ्रू ए नोटिस ऑफ डिमांड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। कह सकते हो आप रिकवरी ऑफ टैक्स ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद इफ द अमाउंट ऑफ डिमांड हैज बीन रिड्यूस इन अपील, अगर एसएससी सेटिस्फाई नहीं होता नोटिस से, उसने सीआईटी अपील को अपील कर दी और उस अपील के अंदर जो अमाउंट है जो डिमांड की गई है 156 में, वो अमाउंट जो है वो कम हो जाती है अपील करने की वजह से, क्योंकि जो सीआईटी अपील ने डिसीजन दिया, ऑर्डर पास किया, उसमें अमाउंट कम आ गई। तो अमाउंट कम आने की वजह से जो इंटरेस्ट होगा वो भी कम हो जाएगा, इंटरेस्ट कम हो जाएगा, कोई रिफंड अराइज होगा तो रिफंड दिया जाएगा एसएससी को। अब उल्टा भी हो सकता है, अपील के अंदर अमाउंट बढ़ भी सकती है। जो अमाउंट डिमांड की गई है 156 के तहत, अगर एसएससी उस नोटिस के अगेंस्ट कहीं अपील कर देता है सीआईटी अपील के अंदर, और वहां पे जो ऑर्डर निकलता है, डिसीजन आता है, वहां पर अमाउंट ऑफ डिमांड अगर बढ़ जाती है, तो ऐसे केसेस में जो इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ेगा, वो बढ़ जाएगा। वो स्टार्ट कब से होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द फर्स्ट नोटिस ऑफ डिमांड, जो पहली बार जो नोटिस आया था 156 वाला, उसके खत्म होते अगले दिन से, टू द डेट ऑफ विच अमाउंट इज पेड, जिस डेट पे अमाउंट पे की जाती है। उसके बाद सेक्शन 220 सब सेक्शन 2A जो है वो बोलता है वेवर ऑफ इंटरेस्ट। वेवर का मतलब होता है त्याग कर देना, छोड़ देना, इंटरेस्ट को छोड़ देना। इंटरेस्ट कौन छोड़ेगा? एओ, असेसिंग ऑफिसर चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट आपसे। तो सेक्शन 222A, सेक्शन 220 सब सेक्शन 2A के तहत अगर एसएससी चाहे, एसएससी मतलब टैक्स पेयर, जो कोई टैक्स पे करता है, इंटरेस्ट पे करता है, पेनल्टी पे करता है, कोई अदर सम ऑफ मनी पे करता है अंडर दिस एक्ट। अच्छा, एसएससी अगर चाहे तो वो एओ को एप्लीकेशन दे सकता है। किसकी एप्लीकेशन? हमको माफी दे दो। अगर एसएससी चाहे तो यहां पर जो एप्लीकेशन दी जाएगी वो दी जाएगी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या फिर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अगर एसएससी को अपने टैक्स को वेव करवाना है, टैक्स को छुड़वाना है, माफ करवाना है, तो जो एसएससी है वो एप्लीकेशन देगा या तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को, या फिर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को, या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को। अगर ये प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, उनको लगता है कि जेन्युइन हार्डशिप है, सर्कमस्टेंस ऐसी कोई घटना उत्पन्न हुई जो कि एसएससी के कंट्रोल से बाहर है, उसके कंट्रोल में नहीं है, और एसएससी ने पूरा कोऑपरेट किया इंक्वायरी में, असेसमेंट संबंधित जितनी भी इंक्वायरी हुई उसमें एसएससी ने पूरा कोऑपरेट किया, पूरा सहयोग किया, और कुछ सर्कमस्टेंस ऐसी हुई कि उसके कंट्रोल के बाहर है, वो क्या कर सकता है बेचारा, और जेन्युइन हार्डशिप है, बिल्कुल नॉर्मल, ये सही बात है। तो ऐसे केसेस में वो जो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, वो एसएससी का इंटरेस्ट वेव कर सकता है, माफ कर सकता है, छोड़ सकता है। जेन्युइन हार्डशिप एसएससी के कंट्रोल के बाहर सर्कमस्टेंसेस हुई, या एसएससी ने पूरा कोऑपरेट करता है इंक्वायरी में असेसमेंट से संबंधित, तो ये माफ किया जा सकता है इंटरेस्ट प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स द्वारा, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स द्वारा, या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स द्वारा एसएससी का एप्लीकेशन देगा कि देखो मेरे कंट्रोल से बाहर सर्कमस्टेंस थी, जेन्युइन हार्डशिप है, और मैंने पूरा कोऑपरेट भी किया। तो सेटिस्फाई कंडीशन अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जेन्युइनली जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो सीसीआईटी है, पीसीआईटी है, वो माफ कर देते हैं इंटरेस्ट को। अब देखो जो इंटरेस्ट जो माफ किया जाएगा, तो एक एप्लीकेशन दी जाएगी एसएससी द्वारा, तो इस एप्लीकेशन के अगेंस्ट में एक ऑर्डर पास होता है 12 महीने के अंदर, या तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी या फिर रिजेक्ट हो जाएगी। तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्शन के लिए 12 महीने के अंदर ऑर्डर पास होता है पीसीआईटी द्वारा, सीसीआईटी द्वारा या सीआईटी द्वारा। एप्लीकेशन जैसे ही दी जाएगी उसकी 12 महीने के अंदर, यानी जिस महीने के अंदर एप्लीकेशन दी जा रही है उससे अगले 12 महीने के अंदर ऑर्डर पास कर दिया जाएगा, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई।
किसकी एप्लीकेशन? इंटरेस्ट माफ करवाने की, जिसको हम बोलते हैं वेवर ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माफ कौन करवाएगा? एसएससी, जो टैक्स पेयर होता है वो पीसीआईटी यानी प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या फिर पीसीसीआईटी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या फिर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को एप्लीकेशन देता है कि हमको माफी दे दो इंटरेस्ट की। जिन्यून हार्डशिप है, सर्कमस्टेंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एसएससी है, एसएससी पूरा कोऑपरेट करता है, कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो इसके इंटरेस्ट को माफ किया जा सकता है। 12 महीने के अंदर ऑर्डर पास हो जाएगा कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई। उसके बाद सेक्शन 221 कहता है एसएससी इन डिफॉल्ट एंड पेनल्टी फॉर टैक्स इन डिफॉल्ट। तो इन द फॉलोइंग केसेस एसएससी इज डीम्ड टू बी इन डिफॉल्ट। इन केसेस में एसएससी को माना जाएगा कि एसएससी ने डिफॉल्ट किया है, एसएससी को डिफॉल्टर माना जाता है। किन केसेस में? पहला, इफ टैक्स इज नॉट पेड विद इन द टाइम अलाउड। जितना टाइम दिया गया, अगर उस टाइम में टैक्स पे नहीं किया जाता एसएससी द्वारा, देन ही शैल बी लाइबल टू पे पेनल्टी। तो उस पर पेनल्टी लग जाएगी। अगर टाइम जितना उसको दिया गया उस टाइम में उसने टैक्स का भुगतान नहीं किया, टैक्स पे नहीं किया, तो उस पर पेनल्टी लग जाएगी। दैट विल बी कंसिडर एसएससी इन डिफॉल्ट। और उसको पेनल्टी लग जाएगी। और पेनल्टी बता दो आपको, टैक्स से अधिक नहीं हो सकती, या तो टैक्स के बराबर या टैक्स से कम होगी पेनल्टी। तो जो अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो एओ द्वारा डायरेक्ट किया जाएगा, दिशा निर्देश दी जाएगी कि इतनी अमाउंट ऑफ टैक्स पे करो आप, टाइम दिया जाएगा। अगर पे नहीं किया एसएससी तो उसको माना जाएगा एसएससी इन डिफॉल्ट, और उस पर पेनल्टी लग जाएगी। और पेनल्टी जो है वो टैक्स से अधिक नहीं हो सकती। अगर डिफॉल्ट कंटिन्यूस लेवल पे हो रहा है, बार बार में डिफॉल्ट पे डिफॉल्ट किया जा रहा है, तो पे बार समय समय पर जो है एओ डायरेक्ट करेगा, उसको दिशा निर्देश देगा अमाउंट की। पेनल्टी टैक्स से अधिक नहीं हो सकती, टैक्स की से ऊपर जा नहीं सकती पेनल्टी। एसएससी जो है वो एओ को अगर सेटिस्फाई कर देता है कि डिफॉल्ट हुआ है मेरा, वो गुड सफिशिएंट है, मतलब वो एक प्रॉपर रीजन दे देता है सेट डिफॉल्ट करने का। भाई मैंने आपको बताया कि अगर टैक्स टाइम पे नहीं किया तो एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाएगा, उस पर पेनल्टी लग जाएगी सेक्शन 221 के तहत। लेकिन अगर एसएससी अगर एओ को सेटिस्फाई कर देता है, वो उसको बताता है कि मेरा देखो मेरा सफिशिएंट रीजन है, मेरा गुड रीजन है डिफॉल्ट का, तो फिर वो चाहे तो पेनल्टी को माफ करवा सकते हैं, यानी एओ जो है पेनल्टी को माफ कर देगा, पेनल्टी की छूट दे देगा। उसके बाद हम बात करते हैं मोड्स ऑफ रिकवरी। रिकवरी जो होती है वो किन किन मेथड से होती है? सबसे पहले रिकवरी बाय टीआरओ। टीआरओ का मतलब टैक्स रिकवरी ऑफिसर। सेक्शन 222 के अंदर टीआरओ के पास पावर है टैक्स रिकवरी की, इंटरेस्ट की, पेनल्टी की, फाइन की। तो यहां पर जो रिकवरी होगी वो टीआरओ द्वारा होगी। देखो टीआरओ जो है वो एओ को एक प्रेस्क्राइब फॉर्म के अंदर एक सर्टिफिकेट इश्यू करता है जिसमें अमाउंट लिखी होगी, बिल्कुल इतना रिकवर करना है, साइन कर देगा अपना टीआरओ उसके ऊपर, इतनी पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए एक प्रेस्क्राइब फॉर्म के अंदर एक सर्टिफिकेट इश्यू की जाएगी साइन के साथ टीआरओ द्वारा। एओ टीआरओ द्वारा किसको दी जाएगी? एसएससी को दी जाएगी। टीआरओ द्वारा किसको दी जाएगी? एसएससी को दी जाएगी। एसएससी को, एसएससी यहाँ पे जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स होता है वो एक प्रेस्क्राइब फॉर्म के अंदर एक सर्टिफिकेट देगा साइन करके, उसमें अमाउंट लिखी होगी और आपको इतनी पेमेंट करनी है, एसएससी को बोला जाएगा। तो ऐसे उससे रिकवरी की जाती है। उसके बाद रिकवरी जो है वो कैसे की जाएगी? रिकवर्ड बाय द स्पेसिफाइड, रिकवर द स्पेसिफाइड अमाउंट थ्रू द मोड्स। मोड्स कौन से हो सकते हैं? सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी अटैचमेंट है एसएससी के साथ। अगर कोई एसएससी की मूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसको सेल किया जा सकता है टीआरओ द्वारा, अरेस्ट किया जा सकता है एसएससी को और उसको जेल में भी डाला जा सकता है। तो टीआरओ जो है वो रिकवरी करता है सेल करके मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है एसएससी की, और टाइम पड़ने पे उसको जेल भी भेजा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं अदर मोड्स ऑफ रिकवरी, और कौन से मोड्स मेथड्स होते हैं जिससे कि रिकवरी की जा सकती है इंटरेस्ट की, टैक्स की, पेनल्टी की, फाइन की।
अटैचमेंट ऑफ सैलरी, अगर एसएससी कहीं पे जॉब करता है तो एओ को मालूम पड़ गया तो एओ जो है वो डायरेक्ट एम्प्लॉयर को बोलेगा कि आप इसकी सैलरी से टैक्स काटो और डायरेक्ट जमा कर दो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अगर एओ को मालूम चलता है कि जो एसएससी डिफॉल्ट किया है उससे हमें रिकवरी करनी है तो एओ डायरेक्टली एम्प्लॉयर को बोलेगा कि आप इसकी सैलरी से डिडक्ट कर लो इतना अमाउंट टैक्स के रूप में और डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दो। रिकवरी फ्रॉम डेटर्स, अगर एसएससी जो है, जो टैक्स पेयर है, जो डिफॉल्ट कर रहा है, जिससे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फाइन रिकवर करना है एओ को, वो एसएससी उधार में सेल करता है किसी को तो उसके लिए वो डेटर्स बन जाएगा, उससे पैसा रिकवर होने वाला है उसको। तो एओ को मालूम चला कि किसी डेटर से उसको रिकवरी होने वाली है तो डेटर्स को से डायरेक्टली जो है रिकवरी की जा सकती है एओ द्वारा। फ्रॉम ए कोर्ट, अगर कहीं एसएससी की कोई किसी के पास मनी जो है कस्टडी में है तो जो एओ है वो कोर्ट के थ्रू एप्लीकेशन देके वहां से रिकवरी कर सकता है। उसके बाद रिकवरी थ्रू स्टेट गवर्नमेंट, अगर एओ जो है उसको मालूम चल जाए कि वो किसी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इस एरिया में फॉल करता है वहां से रिकवर करनी है तो उसके लिए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी जाएगी एओ द्वारा कि आप जैसे म्युनिसिपल टैक्स वसूल किया जा सकता है, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट जो लोकल गवर्नमेंट होती है जो म्युनिसिपल टैक्स वसूलते हैं, ऐसे ही आप जो है टैक्स वसूलो इससे। तो एक स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी रिकवरी की जा सकती है अंडर सेक्शन 227। उसके बाद रिकवरी ऑफ टैक्स इन परस्यूंस ऑफ एन एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्री, कई बार ऐसा होता है कि टैक्स चोरी करके भाग जाते हैं विदेशों में लोग बाग, तो सेक्शन 228A के तहत गवर्नमेंट का जो है एग्रीमेंट होता है फॉरेन कंट्री के साथ टैक्स रिकवरी को लेके। तो अगर कोई एसएससी जो फॉल्ट कर रहा है उसका फॉरेन कंट्री में कोई प्रॉपर्टी है, उसका कोई फॉरेन कंट्री में प्रॉपर्टी है तो जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स जो होता है वो सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी बोर्ड जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं उसको वो बताएगा, एप्लीकेशन देगा कि ऐसे ऐसे टैक्स की रिकवरी करनी है और इसकी फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी है। तो सीबीडीटी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है वो फॉरेन कंट्री को उसके लिए बोलेगा और फॉरेन कंट्री जो है एक सर्टिफिकेट इश्यू करेगी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को रिगार्डिंग द टैक्स रिकवरी। उसके बाद सेक्शन 229 में बोला गया कि जो पेनल्टी फाइन इंटरेस्ट एनी अदर सम ऑफ मनी जो जिसकी रिकवरी की जाती है उसकी रिकवरी इन द सेम मैनर, उसी मैनर में होगी जैसे रिकवरी होती है इनकम टैक्स की। ठीक है, यानी जैसे इनकम टैक्स की रिकवरी होती है ऐसे ही इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी, कोई अदर सम है अंडर दिस एक्ट उसकी रिकवरी भी ऐसी ही होगी जैसे इनकम टैक्स की होती है सेक्शन 229 के तहत। उसके बाद सेक्शन 232 में बोला रिकवरी बाय सूट, यानी अगर कोई रिकवरी हो रही है अमाउंट जो डेट ड्यू टू गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को दे है, किसी अदर लॉ में उसकी रिकवरी होनी है तो इनकम टैक्स यानी कोई इंटरेस्ट पेनल्टी है इनकम टैक्स की तो उसकी रिकवरी भी इसी लॉ के तहत की जाएगी, हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं रिफंड ऑफ टैक्स की। रिकवरी ऑफ टैक्स हो गया, रिफंड ऑफ टैक्स की बात कर लेते हैं। सेक्शन 237 में एसएससी जो है, अब रिफंड किसको मिलेगा? एसएससी को मिलेगा। कब मिलता है बातें कर लेते, कब अराइज होता है रिफंड? जब एसएससी एक एक्सेस अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर देता है, यानी टैक्स बना 10 रुपए पे कर दिया 20, यानी अधिक टैक्स पे कर दिया, तो वो एओ को सेटिस्फाई कर देता है तो ही विल बी एंटाइटल टू रिफंड द एक्सेस, यानी जो अधिक पे किया है उसको रिफंड मिलने का अधिकार हो जाता है। जब वो एक्सेस अमाउंट पे कर देता है एसएससी, एओ को सेटिस्फाई कर देगा कि मैंने अधिक अमाउंट पे कर दिया और एओ सेटिस्फाई होता है तो उस एसएससी को एंटाइटलमेंट मिल जाता है रिफंड द एक्सेस, यानी जो एक्सेस अमाउंट उसने पे किया है उसके लिए रिफंड के लिए वो उसको अधिकार मिल जाता है। इन द फॉलोइंग केसेस रिफंड अराइजेस, इन केसेस में रिफंड अराइज होता है, रिफंड उत्पन्न होता है। रिफंड सबसे पहले एक्सेस टीडीएस पेड, सबसे पहले एक्सेस टीडीएस पेड इन कंपैरिजन टू टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट, यानी टैक्स अधिक पे कर दिया, टीडीएस अधिक पे किया आपने इन कंपैरिजन टू
रेगुलर असेसमेंट, यानी जो रेगुलर असेसमेंट पे जो टैक्स बनता था उसकी तुलना में आपने टीडीएस अधिक पे किया, आपने यानी एसएससी ने टीडीएस अधिक पे कर दिया, तो फिर रिफंड अराइज हो जाएगा, रिफंड के लिए एसएससी हकदार हो जाएगा। ऐसे ही एडवांस टैक्स अधिक पे कर दिया इन कंपैरिजन टू टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट। और रेगुलर असेसमेंट जो होता है वो एक नोटिस के थ्रू होता है, जिसको हम स्क्रूटनी भी बोलते हैं। बाय रेक्टिफाई ए मिस्टेक, कोई मिस्टेक रेक्टिफाई हुई तो रिफंड अराइज होता है। जैसे आईटीआर जब फाइल होती है तो सीपीसी बैंगलोर जाएगी, तो देखो कुछ छोटी मोटी जो करेक्शंस होती है, जो मिस्टेक्स होती है, उसको रेक्टिफाई कर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही। उसको आपको इंटीमेट भी देता है, आपको टाइम भी देता है कि आप अगर कुछ बोलना चाहो उसके बारे में तो आपको टाइम दिया जाता है। और सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के तहत आपको इंटीमेशन भी दी जाती है जब आपकी रिटर्न प्रोसेस होती है। तो उसके बाद अगर कुछ छोटी मोटी मिस्टेक होती है तो उसको रेक्टिफाई कर देते हैं और आपका रिफंड उससे अराइज हो सकता है, अधिक आपने टैक्स पे किया है। तो उसके बाद बाय ऑर्डर ऑफ जजमेंट इन अपील, कोई अपील की एसएससी ने, वहां से कोई जजमेंट आया, कोई ऑर्डर निकला जजमेंट का, तो उसमें भी आपको रिफंड अराइज हो सकता है अगर अधिक टैक्स पे किया है तो। वेयर रिलीफ फॉर डबल टैक्सेशन, वेयर रिलीफ फॉर डबल टैक्सेशन ग्रांटेड, यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो होता है वो दो कंट्री के बीच में होता है कि एक इनकम पे दोनों कंट्री में टैक्स ना लगे, इससे एक कंट्री में रिलीफ मिल जाती है, जिसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन रिलीफ। तो ऐसे केसेस में भी रिफंड अराइज होता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन पर्सन एंटाइटल है रिफंड के लिए, रिफंड क्लेम करने के लिए, किसको रिफंड मिलेगा? तो जो एसएससी जो टैक्स पेयर है, सेक्शन 238 के तहत एसएससी यानी जो टैक्स पेयर होगा उस वही क्लेम के कर सकता है रिफंड के लिए। कई केसेस में ऐसा होता है किसी की डेथ हो जाए, कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, कोई इनकैपेसिटी है किसी की, या अदर केसेस के अंदर जो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होगा वो हकदार होगा क्लेम के लिए। कई केस में ऐसा होता है कि किसी और की इनकम जो है वो एसएससी की इनकम में क्लब कर दी जाती है, तो जिसकी इनकम में क्लब हो रही है वही फिर क्लेम कर सकता है रिफंड के लिए। तो सेक्शन 238 के अंदर एसएससी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो क्लेम करते हैं रिफंड के लिए। उसके बाद सेक्शन 239 बोलता है क्या प्रोसीजर है रिफंड क्लेम करने के लिए। सबसे पहले एक एप्लीकेशन दी जाएगी प्रेस्क्राइब फॉर्म के अंदर विद रिटर्न और टीडीएस सर्टिफिकेट। एक एप्लीकेशन दी जाती है प्रेस्क्राइब फॉर्म में होती है, उसके साथ रिटर्न लगाया जाएगा, रिटर्न ऑफ इनकम और टीडीएस सर्टिफिकेट लगाई जाती है। टाइम लिमिट क्या है, कब अप्लाई कर सकते हो आप एप्लीकेशन? विदिन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ, विदिन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर टू विच द क्लेम इज रिलेटेड, यानी जिस असेसमेंट ईयर से क्लेम रिलेटेड है, क्लेम संबंधित है, उसके खत्म होने के 1 साल के अंदर आपके पास टाइम होता है कि आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप यानी एसएससी जो है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो रिफंड के लिए वो अप्लाई कर सकता है। इन द फॉलोइंग केसेस एप्लीकेशन फॉर रिफंड इज नॉट रिक्वायर्ड। इन केसेस में रिफंड के लिए आपको अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, आपको वैसे ही रिफंड मिल जाता है। एडवांस टैक्स कोई पे कर दिया आपने, या कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है सेक्शन 140A के तहत, तो उसका रिफंड तो वैसे ही मिल जाता है आपको, उसकी इंटीमेशन भी मिल जाती है आपको। रिफंड इन केस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, मैंने अभी बताया था आपको, आईटीआर जो है सीपीसी बैंगलोर में जाती है, वहां पे उसको प्रोसेस किया जाता है और उसमें आपको 143(1) का इंटीमेशन मिलता है। जब आपकी रिटर्न जो प्रोसेस होती है तो छोटी मोटी जो मिस्टेक्स होती है, जो अर्थमेटिकल एरर्स होती है, उसको आपने कोई डिडक्शन जो है वो अधिक क्लेम कर ली 150 की जगह पे, जो छोटी मोटी कोई अर्थमेटिकल एरर है उसको वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने बिहाफ पे ही उसको थोड़ा बहुत उसमें एडजस्टमेंट कर देता है और आपको उसके लिए इंटीमेट कर देता है, और आपको टाइम भी मिलता है। अगर कुछ बोलना चाहो तो उसके बिहाफ पे आपको टाइम दिया जाता है, अदरवाइज वो खुद भी कर देता है चीजें। उससे कोई रिफंड अराइज होगा तो उसमें आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आप एप्लीकेशन के थ्रू आप अप्लाई करो। रिफंड इन केस ऑफ रिडक्शन इन अपील, कोई अपील कर रखी है एसएससी ने, उस अपील में कोई जजमेंट आया, कोई ऑर्डर पास हुआ, वहां पर आपको रिफंड अराइज हुआ, तो उसके लिए भी आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं, स्पेशल आप कोई एप्लीकेशन के थ्रू आप क्लेम अप्लाई करो रिफंड का। सेक्शन 241A ये बोलता है कि एओ में विड्रॉ द रिफंड अप टू द असेसमेंट विद प्रायर
अप्रूवल ऑफ PCIT। क्या बोला कि भाई एओ जो है अगर वो चाहे तो रिफंड को अपने पास विद होल्ड यानी रख सकता है वो, लेकिन प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की परमिशन के थ्रू वो चाहे तो रिफंड को होल्ड कर सकता है, अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 जो नॉर्मल जो सेल्फ असेसमेंट होता है उस केस में वो चाहे तो टैक्स को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर सकता है, लेकिन अप्रूवल लेनी पड़ेगी प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन रिफंड। रिफंड की बात तो कर ली हमने, अब रिफंड पे इंटरेस्ट भी तो बन सकता है। सेक्शन 244A के तहत रिफंड इंटरेस्ट पे बनता है, वो बनेगा 1.5%, 1.5% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ मंथ का मतलब होता है एक महीने से ऊपर अगर 4-5 दिन भी हो गए, यानी कुछ भी एक दिन भी हो गया तो आपको 2 महीने काउंट हो जाएंगे। तो पार्ट ऑफ मंथ यानी महीने के कुछ दिन भी महीने के इक्विवेलेंट माने जाते हैं। अब देख लेते हैं कि इंटरेस्ट जो है रिफंड पे कब कब बनता है। इफ रिफंड इज ऑफ एनी एडवांस टैक्स, अगर रिफंड जो है वो एडवांस टैक्स का है, TDS का है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का है, देन इंटरेस्ट शैल बी पेड। तब इंटरेस्ट जो पे किया जाएगा वो फर्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर, यानी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा असेसमेंट ईयर के, टू द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिफंड। जिस डेट पे आपको रिफंड ग्रांट किया जाएगा उस डेट तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा रिफंड पे। अगर आपका रिफंड जो है वो एडवांस टैक्स से रिलेटेड है, TDS से रिलेटेड है, TCS से रिलेटेड है, तो SSC शैल बी पेएबल इंटरेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर टू द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिफंड। यानी असेसमेंट ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से लेके जिस डेट पे उसको रिफंड ग्रांट होता है उस डेट तक उसको इंटरेस्ट मिलेगा रिफंड पे। वो जो रिफंड है वो एडवांस टैक्स से संबंधित होना चाहिए, TDS से संबंधित होना चाहिए या फिर TCS से संबंधित होना चाहिए। दूसरी बात महत्वपूर्ण, प्रोवाइडेड, आगे लिखा है इसमें प्रोवाइडेड ROI मतलब रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन फाइल्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। यानी अगर आपको रिफंड पे इंटरेस्ट लेना है तो उसके लिए आपको जो रिटर्न ऑफ इनकम है वो टाइम पे फाइल की हो आपने, यानी ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के तहत आपने उसको फाइल किया हो। ड्यू डेट जनरली होती है 31 जुलाई, जैसे इंडिविजुअल HUF के केस में जिसका ऑडिट होता है, जैसे वर्किंग पार्टनर्स, फर्म्स, कंपनी, उनका 30 सितंबर होता है। किसी का कोई इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन हो, ट्रांसफर प्राइजिंग कॉन्सेप्ट लगता हो, वहां पे 30 नवंबर होता है। इफ रिटर्न ऑफ इनकम फाइल लेट, अगर रिटर्न ऑफ इनकम लेट फाइल किया होता हो तो इंटरेस्ट शैल बी पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। अगर रिटर्न ऑफ इनकम लेट फाइल किया तो जो इंटरेस्ट स्टार्ट होगा वो जिस डेट पे रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया है टू द डेट ऑफ रिफंड ग्रांटेड, जिस डेट पे रिफंड ग्रांट हुआ है उस डेट तक इंटरेस्ट मिलेगा। इफ रिफंड इज अराइज फ्रॉम द टैक्स पेड ऑन सेल्फ असेसमेंट, अगर सेल्फ असेसमेंट खुद से टैक्स पे कर दिया आपने, उससे रिफंड अराइज होता है अंडर सेक्शन 140A के तहत आता है सेल्फ असेसमेंट। SSC खुद ही टैक्स पे कर देता है, अपना कंप्यूटेशंस खुद करके वो टैक्स पे करता है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 140A की। अगर सेल्फ असेसमेंट पे टैक्स पे किया, उस पे कोई रिफंड अराइज होता है तो इंटरेस्ट शैल बी पेड, इंटरेस्ट दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम और पेमेंट ऑफ टैक्स विच एवर इज लेटर, जो बाद में है, यानी पेमेंट ऑफ टैक्स और फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम जो बाद में है उससे द डेट ऑफ रिफंड ग्रांटेड इंटरेस्ट दिया जाएगा।
सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने ऊपर के 3 पॉइंट बताए हैं आपको कि रिफंड अराइज होगा सेल्फ असेसमेंट पे, रिफंड अराइज होता है आपका अगर एडवांस टैक्स संबंधित है, टीडीएस से संबंधित है, टीसी से संबंधित है। फिर आपको बताया मैंने कि रिटर्न ऑफ इनकम जो है टाइम पे फाइल करो आप बिफोर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के तहत। अगर कोई एसएससी जो है रिटर्न ऑफ इनकम लेट फाइल करता है तो उस पे उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम टू द डेट ऑफ रिफंड ग्रांटेड मिलेगा। लेकिन क्या बोला कि अगर एक्सेस पेमेंट जो आपने जो एक्सेस पे किया है ना वो अगर लेस देन 10% है, यानी सपोज करो आपका टैक्स बना 10,000 रुपये, आपका टैक्स बना 10,000 रुपये और आप जो है वो पे कर देते हो 10,900, तो इसका मतलब आपने 10% जो है टैक्स के 10% से कम ही एक्सेस पे किया है आपने, यानी 10% कितना हो जाएगा 10,000 का 1,000 रुपये हो जाएगा। मतलब कम से कम आपको 11,000 रुपये अगर पे करते आप तो आपका एक्सेस पेमेंट माना जाता और आपका रिफंड अराइज होता। लेकिन एक्सेस अमाउंट अगर आपका 10% से कम है, 10% ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 यानी सेल्फ असेसमेंट या फिर रेगुलर असेसमेंट, देन इंटरेस्ट कैन नॉट बी पेएबल, इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। अगर आपने जो एक्सेस अमाउंट पे किया है टैक्स के रूप में वो 10% ऑफ टैक्स उससे कम है तो इंटरेस्ट नहीं पे किया जाएगा। अदर केस इंटरेस्ट फ्रॉम अदर केस में इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स और पेनल्टी टू द डेट ऑन विच रिफंड इज ग्रांटेड। जिस डेट पे टैक्स की पेमेंट हो रही है उस डेट से जिस डेट पे रिफंड ग्रांट हो रहा है उस डेट तक इंटरेस्ट मिलेगा एसएससी को। इफ रिफंड अराइजेस ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ अपील, अगर कोई अपील कर रखी है एसएससी ने, उसका कोई ऑर्डर आता है, कोई जजमेंट निकलता है, उसका कोई परिणाम आता है और उस केस में रिफंड अराइज होता है अंडर सेक्शन 254 जिसको हम बोलते हैं आईटीएटी के पास अपील कर रखी है, कोई आईटीएटी का डिसीजन आता है। अब मैं आपको बताऊंगा अपील एंड रिवीजन चैप्टर, तो मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी जो है वो अगर एसएससी अगर एओ के जजमेंट से खुश नहीं है, उसके ऑर्डर से खुश नहीं है, तो वो अपील कर सकता है सीआईटी अपील में। फिर वो आईटीएटी के पास जाएगा, इनकम टैक्स अपने ट्रिब्यूनल के पास, फिर वो हाई कोर्ट के पास जा सकता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। बताऊंगा मैं आपको अपील एंड रिवीजन में। तो क्या बोला कि अगर कोई ऑर्डर ऑफ अपील का रिजल्ट आता है अंडर सेक्शन 254 यानी आईटीएटी ने दिया, 260 यानी हाई कोर्ट ने दिया, 262 यानी सुप्रीम कोर्ट ने दिया, 260 यानी हाई कोर्ट ने दिया, या कोई रिवीजन आया अंडर कोई रिवीजन के तहत कोई रिजल्ट आया अंडर सेक्शन 263 264, तो उस केस में कोई रिफंड अराइज होता है। लेकिन ध्यान रखना कोई फ्रेश असेसमेंट ना किया गया हुआ आपका, कोई फ्रेश असेसमेंट ना हुआ हुआ आपका, या कोई रीअसेसमेंट दोबारा से असेसमेंट ना हुआ हुआ आपका। तो जो रिफंड जो ग्रांट किया जाएगा वो 3 महीने के अंदर, रिफंड शैल बी ग्रांटेड विद इन 3 मंथ्स। मैंने क्या बताया आपको कि अगर सेक्शन 254 में कोई आईटीएटी का डिसीजन आया, 260 में हाई कोर्ट का डिसीजन आया, 262 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, तो उस डिसीजन के आने से, उसके रिजल्ट आने से आपका रिफंड अराइज होता है, या कोई रिवीजन हुआ अंडर सेक्शन 263 264 के अंदर और उससे कोई रिफंड अराइज होता है। लेकिन ध्यान रखना कि आपका कोई फ्रेश असेसमेंट ना हुआ हो, बिल्कुल फ्रेश, यानी पहले का ही आपका असेसमेंट चल रहा है स्टार्टिंग वाला, उसका ही कोई परिणाम आया है, कोई रिजल्ट आया है, तो रिफंड जो है वो आपको दिया जाएगा 3 महीने के अंदर। कोई सर्टेन केसेस के अंदर जो सेक्शन 153 के अंदर 9 महीने का टाइम होता है, 9 महीने में आपको पे किया जाता है। सेक्शन 153 जो है उसमें कुछ टाइम लिमिट होती है असेसमेंट की, कब से स्टार्ट होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, जिस डेट पे ऑर्डर आता है उस डेट से इंटरेस्ट आपको मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात नोट में मैंने बताई कि इफ रिफंड इज नॉट ग्रांटेड, अगर रिफंड ग्रांट नहीं होता है, देन एडिशनल इंटरेस्ट 3% पर एनम शैल बी पेएबल। अगर जो ऊपर वाला रिफंड आपको अराइज हुआ और उसको पे नहीं किया गया एओ द्वारा, तो एडिशनल इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको 3% पर एनम फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द अफोरसेड पीरियड, यानी ऊपर का जो पीरियड है वो खत्म होने ही, टू द
डेट ऑफ रिफंड ग्रांटेड, जिस डेट पे रिफंड ग्रांट हुआ है। उसके बाद वेयर द रिफंड इज ड्यू टू द डिडक्शंस ऑफ टीडीएस, अगर रिफंड अराइज होता है जो टीडीएस काटने से, यानी जो डिडक्टर है टीडीएस का, तो ही शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच क्लेम फॉर रिफंड इज अप्लाइड, जिस डेट पे रिफंड के लिए अप्लाई किया है उस डेट से उसको इंटरेस्ट मिलेगा जो टीडीएस काटता है। इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म द डेट ऑफ रिफंड ग्रांटेड, जिस डेट पे उसने अप्लाई किया रिफंड के लिए, टू द डेट ऑफ रिफंड ग्रांटेड उसको इंटरेस्ट मिलेगा। सेक्शन 250, 254, 260, 262 मैंने आपको बता दिया। 250 CIT अपील, 254 ITAT इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, 260 हाई कोर्ट, 262 सुप्रीम कोर्ट। आगे मैं बताऊंगा आपको अपील एंड रिवीजन में आपको ये सेक्शन पढ़ने हैं। तो जो डिडक्टर होता है टीडीएस का उसको भी रिफंड मिलता है और वो हकदार होता है इंटरेस्ट का, उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑन विच क्लेम फॉर रिफंड इज अप्लाइड, जिस डेट पे उसने रिफंड के लिए अप्लाई किया है प्रेस्क्राइब फॉर्म के अंदर, टू द डेट ऑफ रिफंड ग्रांटेड अंडर सेक्शन 250, 250, यानी इनके ऑर्डर आने से रिफंड अराइज होता है डिडक्टर को जो टीडीएस काटता है। तो ये था रिफंड एंड रिकवरी ऑफ टैक्स। तो अच्छा लगा वो लेक्चर तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा अपील एंड रिवीजन पे। ये कि एक एसएससी जो है वो अगर ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं होता एओ के तो वो सीआईटी अपील में जाएगा। सीआईटी अपील के ऑर्डर से वो सेटिस्फाई नहीं होता है, फिर वो आईटीएटी के पास जाएगा, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। अगर वो उसके ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं होता फिर वो हाई कोर्ट में जाएगा। अगर वो उसके ऑर्डर सेटिस्फाई नहीं होता फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद अपने घर को आ जाएगा। तो वो पढ़ेंगे हम अपील एंड रिवीजन में। तो ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।